स्वागत है अधिकारी जीएस चैनल में। आज हम लोग रसायन विज्ञान को देखेंगे बीपीएससी के पीवाईक्यू में। आज हम लोग का केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान। इसके क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या पूछा है। तो रिपीटेड क्वेश्चन इससे भी आते हैं, रसायन विज्ञान से भी। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन इसका है, लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? स्टील है, कच्चा लोहा है, ढलवा लोहा है, पिटवा लोहा है, उपयुक्त से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो लोहे का शुद्धतम रूप जो है पिटवा लोहा है। डी आंसर सही है इसका, पिटवा लोहा। ठीक है, तो लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है, याद रखिएगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला हो गया, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तत्व नहीं है पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? तो धातु, अधातु, गैस, उपधातु। तो कौन सा तत्व नहीं है बताना है आपको, तो बताइए कौन सा है। तो जो गैस होती है वो तत्व नहीं होती है। सी आंसर सही है, गैस तत्व नहीं है। तो आवर्त सारणी में तत्वों के तीन प्रमुख भाग हैं। तत्वों के तीन भाग होते हैं, पहला धातु, दूसरा है अधातु, तो तीसरा है उपधातु। उपधातु ये पदार्थ में आते हैं, तत्वों में आते हैं, तत्वों में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। गैस तत्व नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कौन है? रदरफोर्ड है, आइंस्टीन है, लेबोजियर है, या सीवी रमन है? तो बताना है कौन है। तो एंटोनी लेबोजियर है। तो सी आंसर इसका सही है, सी सही है। लेबोजियर को कहते हैं आधुनिक रसायन का जन्मदाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथे नंबर का कि परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? तो नाभिक में कौन सा मूल कण होते हैं? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, केवल इलेक्ट्रॉन, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो कौन होते हैं बताइए। तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। सी आंसर सही है इसका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है इलेक्ट्रॉन। बाकी मेन जो है परमाणु नाभिक की रचना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होती है। जो परमाणु होते हैं उनकी नाभिक की रचना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होती है। नाभिक का द्रव्यमान जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण तथा नाभिक का धनावेश केवल प्रोटॉन के कारण होता है। तो इंपॉर्टेंट है दो तीन चीज़ याद रखिएगा। जो नाभिक का द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है, तथा नाभिक का जो धनावेश होता है प्रोटॉन पे जो होता है P+ होता है, तो इस पर धनावेश होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से न्यूक्लियन कहते हैं, क्योंकि ये कण परमाणु न्यूक्लियस नाभिक के घटक होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो वो नाभिक के चारों ओर भ्रमण करता है, निगेटिव चार्ज वाला। ठीक है, पांचवा है, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैस के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो किस नियम के अनुसार समान ताप दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? कौन सा नियम है वो? तो कॉरियोलिस प्रभाव है, ग्राहम का नियम है, या पास्कल का नियम है, अवोगाद्रो का नियम है? उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो वो अवोगाद्रो का नियम है। डी आंसर सही है, अवोगाद्रो के नियम में बताया गया है बात। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18 तथा 20 है। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18 तथा 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो बताइए द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो 22 होगी, 2 होगी, 38 होगी, 20 होगी। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कौन सा होगा? तो 38 होगी इसका, सी इसका आंसर सही है, 38 होगी। तो दोनों का ऐड हो जाता है। तो बता रहा है किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। उल्लेखनीय है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, जिसके कारण परमाणु विद्युत उदासीन होता है। ठीक है, तो बात ही समझिए। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18 है, ठीक, और 20 है। तो अब इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है किसी भी नाभिक में। तो इलेक्ट्रॉन कितना इसमें 18 है, तो इतना ही क्या होंगे, प्रोटॉन भी होंगे।
तो वही जोड़ दिया है, प्रोटॉन 18 प्लस 20 जो जो न्यूट्रॉन थे, तो 38 हो गया ये, तो यही है। तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो 18 इलेक्ट्रॉन है तो 18 ही प्रोटॉन भी होंगे, तभी तो बैलेंस करेगा उसको, तो इसीलिए 38 हो गया है। अगला क्वेश्चन है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है, पूछ रहा है। तो एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग। हाँ, तो पहला ही सही है, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग ही उस नाभिक का द्रव्यमान संख्या है, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान नहीं। और कोई भी सही नहीं है, बस यही सही है कि न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या ही उसका योग है, द्रव्यमान संख्या होती है उस परमाणु की। अगला क्वेश्चन है कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड PU 94-242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो बता रहा है न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो द्रव्यमान संख्या कितनी है इसकी? 242 है। परमाणु संख्या कितनी होती है? तो परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो परमाणु क्रमांक 94 दिया है। तो प्रोटॉनों की संख्या बता पूछा है, तो फार्मूला होता है न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन। ठीक है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या पर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन। द्रव्यमान संख्या कितनी है? 242 है। परमाणु क्रमांक जितना प्रोटॉन होते हैं उतना ही उसका परमाणु क्रमांक होता है, याद रखिएगा। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी दी है? 94। जो परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉनों की संख्या होती है, याद रखिएगा। 242 माइनस 148, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो पहले दो चीज़ इसमें से निकल के आया सामने कि जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है वही प्रोटॉन की संख्या होती है। ठीक है, और प्रोटॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या होती है न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, तो हम उससे निकालेंगे परमाणु क्रमांक, इसमें 94 दिया हुआ है, तो 94 हो गया, उतना ही प्रोटॉन हो जाएंगे। और जब न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या निकाल देंगे, तो हमारी न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। ठीक, 94 नंबर का क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? तो किसमें आवेश नहीं है? तो अल्फा में, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में, किसमें नहीं है? तो जो न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल होता है, सी जो होता है न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल। ठीक है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसी आंसर इसका सही है। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, अभी ध्यान रखिएगा, 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो निम्न में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो कैथोड है, बीटा है, अल्फा है, उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा है बताना है आपको। तो धनात्मक रूप से कौन सा आवेशित होता है? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में किस पे धनात्मक चार्ज होता है? तो प्रोटॉन पे धनात्मक चार्ज होता है। तो जो अल्फा होता है वो 2 न्यूट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन से बनता है, 2 प्रोटॉन से बना होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज हमेशा रहता है। ठीक है, तो इसमें अल्फा सही होगा कि अल्फा किरण जो है धनावेशित रूप से आवेश कण है, धनात्मक रूप से आवेशित कण है इसमें अल्फा पे, तो अल्फा प्लस होगा, इस तरह से होता है। ठीक है, समझ लीजिए उसको। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं प्रोटॉनों की संख्या में, द्रव्यमान संख्या में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, परमाणु संख्या में, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो एक तत्व के जो समस्थानिक अलग अलग होते हैं वो द्रव्यमान संख्या में, समस्थानिक मतलब कि स्थान समान होता है, उनका स्थान समान होगा, मगर उनका जो परमाणु जो द्रव्यमान संख्या होगी वो भिन्न भिन्न होती है। तो एक तत्व के समस्थानिक में स्थान तो उनका समान होगा, मतलब कि परमाणु क्रमांक उनका समान होगा, मगर उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो इसका बी आंसर सही है।
कि द्रव्यमान संख्या उनकी भिन्न भिन्न होगी। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? तो प्रोटॉनों के, इलेक्ट्रॉनों के, न्यूट्रॉनों के और ए और बी दोनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो किसके संघात के कारण होता है ये? तो न्यूट्रॉनों के संघात के कारण होता है। नाभिकीय न्यूट्रॉनों का अटैक किया जाता है, न्यूट्रॉन का अटैक करते हैं तब नाभिकीय विखंडन होता है। तो सी आंसर सही होगा, न्यूट्रॉनों के। तो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए अगर समझ में नहीं आ रहा तो नाभिकीय विखंडन न्यूट्रॉनों के संघात के कारण होता है। जब किसी भारी तत्व के परमाणुओं पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो भारी तत्व हल्के तत्वों में टूट जाता है एवं इससे बहुत अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। किसी भारी तत्व का हल्के तत्व में टूटने की प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है। तो न्यूट्रॉनों की बमबारी करने से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फैराडे स्थिरांक क्या है, बता रहा है। फैराडे स्थिरांक क्या है? तो इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है फैराडे स्थिरांक। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है। तीसरा है विलायक के आयतन पर निर्भर करता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट घोला गया हो। सार्वभौमिक स्थिरांक है, उपरोक्त में से कौन सा सही है बताना है। तो यह सार्वभौमिक स्थिरांक है, जो फैराडे स्थिरांक है सार्वभौमिक स्थिरांक है, डी आंसर इसका सही है। अब फैराडे स्थिरांक का सार्वभौमिक स्थिरांक, इसमें यह 9,64,000 कितना क्या पड़ जाएगा, इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000 96,487 कैलोरी पर मोल जो होती है ऊर्जा होती है। तो इतना कहते हैं इसको कि 96487 कैलोरी पर मोल होता है फैराडे स्थिरांक का मान जो होता है। ये हर जगह एक समान होता है, तो इसको याद रखिएगा। फैराडे स्थिरांक जो है सार्वभौमिक स्थिरांक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? तो शुद्ध पानी का है, उदासीन विलयन का है, क्षारीय विलयन का है, अम्लीय विलयन का है। तो क्षारीय विलयन का होगा नहीं, क्योंकि क्षार होने की वजह से ज़्यादा होगा इसका 7 से। क्षारीय विलयन से ज़्यादा होगा, अम्लीय विलयन से कम होगा। उदासीन जो होगा, तो उदासीन से क्या होगा, शुद्ध पानी का क्या होगा? तो इसका कोई आंसर नहीं कहा जा सकता। तो उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है, देखिए इसका भी 7 होगा। अशुद्ध पानी का भी 7 माना जाता है। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है, तो ये भी 7 ही होगा इसका भी। शुद्ध जल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे पीएच 7 होगा। वर्षा पानी शुद्ध जल के रूप में 7 से अधिक पीएच मान का विलयन। क्षारीय 7 से कम का। ठीक है, 7 से अधिक पीएच किसका होता है? क्षारीय का। 7 से कम पीएच होता है अम्लीय का, तो वही बताएं जो। तो इसमें कोई आंसर नहीं मार्क कर सकते, क्योंकि पानी और उदासीन विलयन दोनों में कन्फ्यूजन हो जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है? तो बफर विलयन, क्षारीय विलयन, अम्लीय विलयन, उदासीन विलयन। तो क्षारीय विलयन का बी आंसर सही है 15 का। जो क्षारीय विलयन है उसका पीएच मान 7 से अधिक है। अगला है पानी का पीएच कितना होता है? तो पानी का पीएच हमेशा 7 होता है, याद रखिएगा। बी आंसर सही, याद रखिएगा इसको। पीएच के बारे में 4-5 क्वेश्चन पूछ लिया है, तो समझ लीजिएगा इसको। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो बोरान का, लोहा, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऐसी धातु है जो सबसे बाद में पिघलेगी, गलनांक सबसे उच्च होता है? तो बोरान का सबसे उच्च होता है, ए आंसर सही है इसमें। बोरान का जो गलनांक है वो सबसे उच्च होता है। ठीक है, अगला है नीलम या रूबी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो रूबी का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है वो। तो रूबी का रासायनिक सूत्र Al2O3, Al3O2, N2O, NO2। तो Al2O3 होता है रूबी का सूत्र या नीलम का सूत्र, Al2O3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, तो H+ आयन की सांद्रता कितनी होगी पूछ रहा है। तो H+ आयन जो होता है, जो H+ आयन होता है वो उसी पे क्षारीयता और अम्लीयता निर्भर करती है। तो H+ जो आयन है, तो जब pH जो है जितना कम होगा तो H+ आयन उतना अधिक होगा, और pH जितना ज़्यादा होगा, तो pH है जितना ज़्यादा होगा H+ आयन उतना ही कम होंगे। तो ठीक है, तो बता रहा है कि pH 3 से 6 बदला है, तो बढ़ा है, इसका मतलब H आयन कम हो गए होंगे। तो इसमें कमी जो देखेंगे वही सही होगा। तो या तो 3 गुना कम होंगे, या 10 गुना कम होंगे, या तो 1000 गुना कम होंगे।
तो कितना कम होंगे, तो इसके लिए पीएच परिवर्तन के लिए डेल्टा पीएच बराबर pH2 माइनस pH1, तो 6 में से 3 जगह 3 हो गया। H प्लस आयन की सांद्रता का फार्मूला होता है pH2 अपन pH1 बराबर log H प्लस बेस 2 log H प्लस बेस 1, तो 10⁻³ आ गया। इस तरह से रखने पे वैल्यू तो 1 अपन मतलब कि 1000 गुना कम हो जाएगी, इसका मतलब यही है। तो इतना याद रखिए कि जितना जितना ये इसके बीच का अंतर होगा उतना जीरो कम हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। अगर 3 का अंतर है, पीएच में बदलाव का अंतर जितना होगा उतना जीरो लग जाएगा 1 पे, उतना ही कमी आ जाएगी। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे अगर 4 हो गया होता, 3 से अगर 5 होता, तो कितना अंतर हो गया, इसमें 2 का अंतर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से करते। तो कितना पीएच में बदल एच आयन की सांद्रता कितनी होती, तो हम ऐसे करते, तो 100 गुना बता देते। अगर यही 4 हो जाता वहाँ पे, तो 1 होता 10 गुना हो जाती। 3 अगर फिर समझिए, अगर यहाँ पे 3 होता, सॉरी, अगर 3 और 6 है तो 3 का अंतर है, तो 1000 गुना से कम हो गई एच आयन की सांद्रता। अगर 3 और यहाँ पे 5 होता तो 3 दो जीरो बढ़ जाता, तो 100 गुना कम हो जाती। ठीक है, 3 और 4 हो जाता तो 10 गुना कम हो जाती, क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर 1 है, तो 1 जीरो बस लगेगा। बस जीरो 1 हटा दीजिएगा, बाकी आंसर यही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ब्रोमीन होती है रंगहीन गैस, भूरी ठोस, अत्यंत ज्वलनशील गैस, लाल द्रव। तो ब्रोमीन क्या होता है बताना है, बताइए क्या होता है चारों में। तो ब्रोमीन लाल द्रव होता है, याद रखिएगा, डी आंसर इसका सही है, लाल द्रव होता है ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है बताना है। तो यूरेनियम, थोरियम, कैडमियम, रेडियम, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, तो यूरेनियम तो है, थोरियम भी है, अब कैडमियम के रेडियम भी है, कैडमियम नहीं होगा, तो इसका डी आंसर सही है, कैडमियम। इसका कैडमियम की छड़ लगाई जाती है कहाँ पे, जहाँ नाभिकीय विखंडन चलता है, नाभिकीय रिएक्टरों में, तो कैडमियम की छड़ लगा के उसको हम रोकते हैं। तो कैडमियम जो है रेडियोधर्मी तत्व तो नहीं है। अगला क्वेश्चन है संघनन क्या है। तो संघनन क्या है, गैस का ठोस में परिवर्तन, ठोस का द्रव में परिवर्तन, वाष्प का द्रव में परिवर्तन, ऊष्मीय ऊर्जा का ठंडी ऊर्जा में परिवर्तन, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो वाष्प का है द्रव में परिवर्तन को संघनन कहते हैं। 22वां का सी है कि वाष्प का द्रव में परिवर्तन ही संघनन कहलाता है। ठीक है, तो संघनन में की ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई गैस संगठित होकर अर्थात ठंडी होकर द्रव अवस्था में बदल जाती है, उदाहरण बादल, कोहरा इत्यादि है। ठीक है, तो इसमें वाष्प हो सकता है, वाष्प गैस है एक, और गैस का ठोस में परिवर्तन नहीं होता, तो ये द्रव में बदल जाती है, ये भी ठीक हो जाता है, मगर ये द्रव ने ठोस दिया है, तो इसका सी आंसर ही सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि बिल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है। तो बिल्डिंग जो होता है, जो बिल्डिंग लोहे के लोहा से चिपकाते हैं, तो कौन सी गैस लगती है उसमें। तो ऑक्सीजन गैस लगती है, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन लगता है, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन लगता है, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन लगता है, और ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन तथा एसिटिलीन लगता है। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो बताइए कौन सा लगता है, तो उसमें लगता है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन लगता है इसमें, तो इसका सी आंसर सही है। ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस का यूज होता है वेल्डिंग में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का कि गैल्वेनाइज लोहे की पाइप पर परत होती है, जस्ते की, पारे की, लेड की, क्रोमियम की। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। इसमें जस्ते की या जिंक की होती है, तो जस्ता होगा, इसका ए आंसर सही है। जस्ते की परत चढ़ाते हैं, ए आंसर सही है इसका। तो उसी को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जस्ते की जो परत किसी लोहे के ऊपर चढ़ाई जाती है, तो उसी को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट क्या होते हैं। कार्बोनेट होते हैं, बाई कार्बोनेट होते हैं, बिस्मथेट होते हैं, सल्फोनेट होते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो बाई कार्बोनेट होते हैं, बाइकार्बोनेट होते हैं, बाइकार्बोनेट सल्फोनेट होते हैं, तो इसका डी आंसर सही होगा, वो सल्फोनेट होते हैं।
देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। डी ही आंसर सही होगा, सल्फोनेट हुए होते हैं वो। तो डिटर्जेंट अदरक अथवा अदरकों में यौगिक होते हैं, एक के यौगिक होते हैं जो तनुकृत अवस्था में सफाई के गुण को प्रदर्शित करते हैं। वस्तुतः ऐसी पदार्थ एल्की एल्किल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं। तो सल्फोनेट्स होते हैं सॉरी, सल्फोनेट्स होते हैं वो। ठीक है। डिटर्जेंट कठोर जल में भी घुलनशील होते हैं, तो सल्फोनेट होते हैं। डी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कि वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है वो क्या होता है? गंधक होता है, लोहा होता है, मैग्नीशियम होता है, जस्ता होता है। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो जो मानव का पसीना निकलता है उसमें मुख्यतः पानी होता है और कुछ खनिज भी निकलते हैं। पानी भी होता है, यूरिया के साथ कण कुछ होते हैं, यूरिया कुछ सांद्रता मौजूद होती है। बाकी कुछ उसमें से तत्व वो भी निकलते हैं, मिनरल्स वगैरह भी निकलते हैं पसीने के साथ। उसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तत्व पाए जाते हैं आयरन के। तो ई आंसर होगा एक से अधिक। तो एक से अधिक उसमें तत्व होते हैं। तो ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नीला थोथा रासायनिक रूप से है तो सोडियम सल्फेट है, निकिल सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है या आयरन सल्फेट है? तो कॉपर सल्फेट है, इसका सी आंसर सही है। नीला थोथा के कॉपर सल्फेट भी कहते हैं, तो सी आंसर इसका सही है। तो नीला थोथा ब्लू बिट्रोल का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। CuSO4.25H2O। यह लवण निर्जलीकरण अवस्था में रंगीन होता है, परंतु हाइड्रेटेड लवण नीले रंग का होता है। नीला थोथा जल में आसानी से घुल जाता है, परंतु मध्य एल्कोहल में अघुलनशील होता है यह नीला थोथा। अगला क्वेश्चन है कि रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन क्या है? तो लोहे से जंग लगना, ये रासायनिक है। पानी का उबलना, ये भी रासायनिक है, ये भौतिक है। लकड़ी का जलना, तांबे के बर्तन पर हरे रंग का अस्तर बनना। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो कौन सा है बताइए? तो पानी का उबलना जो है वो भौतिक परिवर्तन है, बी सही है। पानी उबलता है तो वाष्प बनता है, वाष्प बनने के बाद में फिर से वो पानी बन जाता है, तो अपनी पुरानी अवस्था प्राप्त कर लेता है, तो भौतिक परिवर्तन होता है। तो पानी का उबलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि अभिक्रिया समाप्त होने पर पुनः पानी, तो यह पानी पुनः अपने मूल अवस्था में आ जाएगा। उदाहरण के लिए बर्फ़ का पिघलना, मोम का पिघलना। तो बर्फ़ पिघल कर सीधे पानी से बर्फ़ बनता है, बर्फ़ पिघल के फिर पानी बन जाता है। तो वो क्रिया है जिसमें किसी पदार्थ का अवस्था बदलें फिर बाद में वो अवस्था बदल के उसी अवस्था में आ जाता है, तो उसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है? अलौह है, लौह नहीं है। तो मैग्नीज है, निकिल है, कोबाल्ट है, टीन है। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो क्या है? तो अलौह धातु वो होते हैं जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है। तो इसमें कोबाल्ट और टीन में दोनों में लोहे की मात्रा नहीं है, तो ई आंसर सही होगा इसका। तो अलौह धात्विक खनिज वो खनिज हैं जिसमें लोहे का अंश का अभाव होता है, जैसे कोबाल्ट, टीन, तांबा, जस्ता आदि। वे खनिज हैं जिसमें लोहे की मात्रा होती है, उसे धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे इतना ही है, फिर दूसरी की बात ही कर रहा है, ये कोबाल्ट और तांबा तक ही उसका है। दूसरा बता रहा है कि वे खनिज जिसमें लोहे की मात्रा होती है उसे धात्विक कहते हैं, ये अलग है। तो कोबाल्ट, टीन, तांबा, जस्ता। तो कोबाल्ट हो गया, टीन 2 हो गया, तो ई आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ट्यूब लाइट तथा परख नलियों में प्रयोग किया जाने वाला जो ग्लास किसकी मदद से बनता है? तो सिलिका से, कैल्शियम कार्बोनेट से, सोडियम कार्बोनेट से, ग्लास के टुकड़े से। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो किससे बनता है? तो वो शीशा सिलिका से भी बनता है, सोडियम कार्बोनेट से भी बनता है और अन्य कार्बोनेट से भी बनता है। तो ई आंसर इसका भी सही होगा, एक से अधिक, यानी में से कोई नहीं। तो 2 चीज़ से बनता है, 2-3 चीज़ से बनता है, कई सल्फेटों से बनता है वो, कई ऑक्साइड, सल्फेट नहीं ऑक्साइडों से बनता है, और सिलिका उसमें यूज होती है, सिलिकेट्स जिसको कहते हैं, सिलिकेट्स क्रिस्टल। 31वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है? तो सोना की है, रजत की है, तांबे की है,
लोहे की है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे अधिक जो कंडक्टिविटी है किसकी है, तो सबसे अधिक लिख देता हूँ चांदी की, लिखा तो है चांदी की है, फिर तांबा की है, फिर एल्युमिनियम की है, फिर बेरियम की है, फिर कैल्शियम की है। तो सबसे अधिक क्या होगा, चांदी होगा इसमें, रजत। बी आंसर सही है इसका, रजत। तो चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, बोरियम, बोरीलियम, कैल्शियम है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछ रहा है कि पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। एक से अधिक। तो प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, डी आंसर सही है। 78% के आसपास नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है। एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा, मात्र रिडक्शन द्वारा, एस्टरिफिकेशन द्वारा, ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन दोनों द्वारा। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो किसके द्वारा किया जा सकता है, मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा ही इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है एल्कोहल को। तो ए इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारण प्रयोग किए जाने वाला तत्व है रेडियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, ड्यूटेरियम। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यूरेनियम साधारणतः प्रयोग किया जाता है, सी इसका आंसर सही है। नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न करने के समानता यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त थोरियम, प्लूटोनियम आदि तत्वों का भी प्रयोग किया जाता है। तो यूरेनियम मुख्य है इसमें। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है। तो मिट्टी है, जल है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो सबसे अच्छा जो अग्निशामक है, अग्नि को बुझाने वाला है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसका सी आंसर सही होगा, और वो सॉरी डी आंसर। अगला देखते हैं, फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन फ्लोरीन के बारे में पूछ रहा है। फ्लोरीन अथवा बकीबॉल कार्बन परमाणु का बना होता है। तो कितने कार्बन परमाणु का बना होता है। तो फ्लोरीन अथवा बकीबॉल होता है जो, वो लगभग 60 का बना होता है, मगर इसमें तो दिया ही नहीं है। तो इसका ई आंसर सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं। देखते हैं, फ्लोरीन कार्बन का एक समरूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं। इसका उपयोग अतिचालक, अर्धचालक, स्नेहक आदि में किया जाता है। अतिचालक, अर्धचालक और स्नेहक के रूप में फ्लोरीन का यूज किया जाता है। इसमें 60 होते हैं, मगर 60 दिया नहीं है। तो ई आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर द्रवों का क्वथनांक क्या होता है। बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, बढ़ने के बाद घटता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अधिक ऊंचाई पे द्रवों का क्वथनांक क्या होता है, घट जाता है। बी आंसर सही है। जब वायुमंडलीय प्रेशर जब कम होता है तो इनका जो क्वथनांक है वो भी कम हो जाता है। तो बी आंसर सही है इसका। इसी वजह से खाना लेट में बनता है ऊंचाइयों पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। तो सोना है, चांदी है, पारा है, प्लेटिनम है। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सबसे भारी धातु कौन सी है, तो प्लेटिनम है। डी आंसर सही है इसका, प्लेटिनम है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो बायोल ने कहा था, लेबोजियर ने कहा था, अवोगाद्रो ने कहा था, और आइंस्टीन ने कहा था। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो किसने कहा था ये बात, उसके बारे में हमको बताना है। तो आइंस्टीन ने कहा था कि पदार्थों को ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो आइंस्टीन ने बताया था कि द्रव्यमान और जो ऊर्जा है दो अलग अलग स्वरूप नहीं है, इन्हें एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी के संबंध में आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में समीकरण स्थापित किया था। E=mc² दिया था, जो उनका समीकरण था इसी पे था। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, वो कौन सा है। तो सांद्रता सेल है, गैल्वेनियम सेल है, ईंधन सेल है, और ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ईंधन सेल जो है, फ्यूल सेल जिसको कहते हैं, वो जो है रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो सी आंसर इसका सही है।
फ्यूल सेल है वो। अगला क्वेश्चन है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह है बुझा हुआ चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, जिप्सम। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो क्या है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? तो जिप्सम है, इसका डी आंसर सही है। तो जिप्सम एक लवण है जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O होता है। इसे 373 केल्विन पे गर्म करने पर यह जल अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाता है, CaSO4 हाफ H2O बनाता है। इसे प्लास्टिक का पेरिस कहा जाता है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो CaSO4 नहीं है, CaSO4 ट्वाइस इंटू H2O, बी इसका आंसर सही है। इसमें दो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के अणु मिले हुए हैं, जैसे CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस CaSO4 इंटू हाफ H2O, इनको जब जोड़ेंगे तो बनेंगे CaSO4 दो बार इंटू हाफ हाफ जुड़ के एक हो जाएंगे तो H2O हो जाएगा। तो वही लिखा है ये CaSO4 H2O। तो बी आंसर इसका सही है। और जो डी वाला है ये जिप्सम का फार्मूला है, ठीक है। तो बी आंसर ठीक है इसका, याद रखिएगा, बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि एक हाइड्रोजन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाता है? तो एक हाइड्रोजन है जिसमें कार्बन के दो परमाणु दोनों तरफ द्विबंध से जुड़े होते हैं, क्या कहते हैं? एल्केन कहलाते हैं, एल्कीन कहलाते हैं, एल्काइन कहलाते हैं, आयनिक बांड कहलाते हैं। या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो एल्किलीन कहलाते हैं, वो एल्कीन कहलाते हैं, एल्कीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिरके का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक नाम सिरके का क्या है? मेथनॉल नहीं है, एथेनॉल भी नहीं है, एसिटिक अम्ल है, एथिल एसीटेट है। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो क्या है सिरके का नाम? तो एसिटिक अम्ल कहते हैं सिरके को। तो सी आंसर सही है, CH3COOH। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन 45 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो एसिटिक अम्ल है, डी आंसर सही है इसका, एसिटिक अम्ल। ऊपर में रिपीट किया है क्वेश्चन। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, बी ए आंसर सही है इसका। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ध्यान दीजिएगा उसको। तो सोडा का बोतल खोलते ही निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। उच्च दाब पर सोडा बोतल में अब अंतःक्षेपित की जाती है इसको, ठीक है। सोडा बोतल भी खोलते हैं, जब कोल्ड ड्रिंक भी आप खोलते हैं तो ऐसे आवाज़ निकलता है, तो वो जो है वो CO2 ही है। 42 नंबर क्वेश्चन है, खनिज मिनरल क्या है? द्रव है, अकार्बनिक ठोस है, गैस है, उपरोक्त में से सभी है। तो खनिज मिनरल क्या है? अकार्बनिक ठोस है वो। तो इसका बी आंसर सही है। खनिज मिनरल जो है वो अकार्बनिक ठोस होता है। तो देखते हैं, भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार खनिज मिनरल प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अकार्बनिक ठोस है जिसकी संरचना रवाकृत होती है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों का कौन सा विस्फोट प्रयुक्त किया गया था? कौन सा विस्फोटक उसमें लगाया गया था? तो सोडियम, पोटेशियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम। तो क्या लगाया गया था उसमें? तो प्लूटोनियम लगाया गया था उसमें, सी आंसर इसका सही है। उसमें प्लूटोनियम का यूज किया गया था, सी आंसर सही है। तो एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है ये, जो आज तक वहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो एक प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो खनिज यौगिक में, खनिज मिश्रण में, प्राकृतिक तत्वों में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्राकृतिक जो तत्व होते हैं उनमें एक प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। तो सी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु बता दीजिए। हम इसको बताए हैं एक दूसरे वीडियो में कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर दूसरा कोई धातु आता है, सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर आयरन है, ये फिर। तो सबसे अधिक सोडियम नहीं है, पोटेशियम है, डी आंसर सही है। पोटेशियम सबसे अधिक है, डी आंसर सही है। देखिए पोटेशियम लिखा भी है इसमें कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, आयरन, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे श्वेत धातु कहते हैं? तो निकिल को, रोडियम को,
प्लेटिनम को, पैलेडियम को, उपरोक्त में से कोई नहीं तो श्वेत धातु किसे कहते हैं? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ई आंसर सही होगा इसका। तो मूल रूप से जो श्वेत धातु होती हैं वो लेड होती हैं, लिथियम होता है या अन्य धातुओं तथा कैडमियम, बिस्मथ एवं जस्ते का मिश्रण जो होता है एलॉय होता है वो होता है। इस वजह से इसका आंसर ई है, इनमें से कोई नहीं। 52 नंबर क्वेश्चन है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन गैस है, याद रखिएगा उसको। हाइड्रोजनीकरण उसका किया जाता है वनस्पति तेल का। किसी वनस्पति तेल का जब हाइड्रोजनीकरण करता है तो उसकी ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाती है। जितना आप सरसों का तेल अगर 100 ग्राम खाते हैं उतना 10 ग्राम खाएंगे आप डालडे का तो उतने के बराबर हो जाएगा। तो वनस्पति तेल में वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इसमें निकिल चूर्ण उत्प्रेरक के रूप में उपस्थित होता है। वनस्पति तेल के साथ हाइड्रोजन बसा बनाती है, यह क्रिया तेल का हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। तो ये बनता है, इसमें निकिल भी थोड़ा प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, विचार करना है। तो उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से में पाई जाती हैं। यूरेनियम एवं सीसा जो है उत्कृष्ट धातु है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है बताना है, बताइए। इसमें केवल एक सही है कि उत्कृष्ट धातुएं प्राकृतिक में शुद्ध रूप में पाई जाती हैं। तो जो उत्कृष्ट धातु होती है वो प्राकृतिक में शुद्ध रूप में पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। और यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातु नहीं है, ये गलत हो गया। तो केवल एक सही है, इसमें ए आंसर सही है इसका। 54 नंबर क्वेश्चन है कि आयोडीकृत लवण में रहता है मुक्त आयोडीन, कैल्शियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो जो आयोडीकृत जो लवण होता है उसमें पोटेशियम आयोडाइड रहता है, तो इसका डी आंसर सही है। पोटेशियम आयोडाइड रहता है इसमें, KI की रचना, ठीक है। तो पोटेशियम आयोडाइड की संरचना एक भौतिक गुणों में खाद्य लवण या टेबल सॉल्ट की तरह होती है। व्यापारिक स्तर पर आयोडीनीकृत लवण बनाने में सामान्यतः इसी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडेट एवं सोडियम आयोडाइड का भी प्रयोग आयोडीकृत लवण बनाने में किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा है? 56 नंबर का क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से, मजबूत क्षार और कमजोर अम्ल से। तो खाने का नमक किससे बनता है ये हमको बताना है। तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है, तो बी आंसर इसका सही है। मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। तो इसको उदासीन लवण कहते हैं इसको। तो NaCl बनता है या KNO3 बनता है। 56 नंबर का सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। तो सबका मूल तत्व कार्बन होता है, तो सी इसका सही आंसर है। संसार में सभी जैव पदार्थों का यौगिक से बने होते हैं, कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं, अतः कार्बन यौगिक कार्बन अनिवार्य रूप से पाया जाता है। तो मूल यौगिक कार्बन है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। तो केरोसिन में, कांच में, मिट्टी में, सीमेंट में, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक का ऑक्सीजन कहाँ अनुपस्थित रहता है? तो केरोसिन में रहता है। केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है, जिसको हम मिट्टी का तेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर का सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो ब्यूटेन होता है, मीथेन होता है, प्रोपेन होता है, रेडॉन होता है। तो कौन सा गैस उसमें भर्ती होती है लाइटर में? तो ब्यूटेन भरी होती है, ए आंसर सही है। ब्यूटेन ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है जिसका आणविक सूत्र C4H10 होता है। इसका उपयोग सिगरेट लाइटरों में किया जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, या उपरोक्त में से एक से अधिक? तो उपरोक्त में से एक से अधिक होगा, ई सही है इसमें। तो तरलीकृत जो पेट्रोलियम होता है, LPG जिसको कहते हैं, कि मुख्य घटक में से ब्यूटेन है लगभग 65%, ब्यूटेन है 65%, ठीक है। और प्रोपेन जो है इसमें है 35%। इसमें अन्य जो हाइड्रोकार्बन है ईंधन की अल्प मात्रा में हो सकते हैं, कुछ और भी मिलावट इसमें हो सकती है, मगर 65 से 35 यही है।
दोनों, तो इसलिए ई इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 60वें नंबर का है, कह रहा है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का, स्टाइरीन का, विनाइल एसीटेट का, प्रोपीन का, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो जो रबर होता है किसका होता है? तो आइसोप्रीन का होता है वो। आइसोप्रीन इंपॉर्टेंट है, इसको 12 पूछेगा आगे। ये आंसर सही है, आइसोप्रीन। अगला क्वेश्चन है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एक बहुलक का बना होता है? तो टेफ्लॉन के बारे में पूछ रहा है 61 नंबर का, कि किस एक बहुलक का बना होता है? तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन, विनाइल क्लोराइड, क्लोरोप्रीन, एसिटिलीन डाइक्लोराइड। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, तो किसका बना होता है? तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बना होता है वो टेफ्लॉन। तो ए इसका आंसर सही है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बना होता है। ठीक है, इसे नॉन स्टिक बर्तन बनाए जाते हैं, नौ चिपकने वाले जो बर्तन बनाए जाते हैं उसमें इसका यूज होता है। तो बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो बैकेलाइट किसके संघनन से बनता है? बैकेलाइट किसके संघनन से बनता है? बैकेलाइट किस निम्न में से किसके संघनन से बनता है? तो यूरिया एवं फार्मल्डिहाइड, फिनाल और एसिटाल्डिहाइड, मेलामीन एवं फार्मल्डिहाइड। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो बैकेलाइट किससे बनाया जाता है? तो फिनॉल और फार्मल्डिहाइड से बनाया जाता है, बी आंसर सही है। बैकेलाइट एक अराम्बिक प्लास्टिक है, इसका रासायनिक नाम पॉलीऑक्सी बेंजाइल मेथिलीन ग्लाइकॉल हाइड्राइड है। यह थर्मोसेटिंग फिनाल फार्मल्डिहाइड रेजिन होता है। तो ठीक है, इसका फिनॉल और फार्मल्डिहाइड से बनता है बैकेलाइट, इसको याद रखेंगे क्योंकि पूछ सकता है ये। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? तो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, खनिज है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ट्राइग्लिसराइड एक तरह का वसा है, सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट के बारे में बताना है। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है बताना है, 64 नंबर का। कौन सा सत्य पूछ रहा है? तो पहला है कि उनके पास एक जैव क्रिस्टल संरचना है, उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना है। तो सत्य हमको बताना है, तो पहला सत्य नहीं है। ग्रेफाइट और हीरे में बदलाव अलग अलग है, तो एक ही नाम क्यों होता? अलग अलग नाम क्यों होता? उनकी कठोरता समान होती है? नहीं, समान नहीं होती। उनकी विद्युत चालकता समान होती है? तो ये भी समान नहीं होती। वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया में से गुजर सकते हैं। तो डी सही है इसका, कि वे एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। डी आंसर इसका सही है। बाकी इसको तीनों उपयुक्त में से कोई सत्य नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच करने के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? सांस की जांच करने के लिए फिल्टर पेपर क्या होता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम पर मैग्नेट सल्फ्यूरिक अम्ल, सिल्वर नाइट्रेट लेपित सिविल जेल, हल्दी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होता है इसमें? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो ए आंसर सही है। ठीक है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच करने ब्रीथ एनालाइजर या ब्रीथलाइजर नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है। इस उपकरण के माध्यम से किसी संदेहास्पद व्यक्ति का द्वारा छोड़ी गई सांस को पोटेशियम क्रोमाइड तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से गुजारा जाता है। ब्रीथलाइजर में लाल या भूरी पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन एल्कोहल से अभिक्रिया कर हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। इस हरे रंग की तीव्रता के माध्यम से छोड़ी गई सांस से अल्कोहल की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। तो कुल मिला के इसमें है कि जो भी हम सांस चेक करते हैं तो उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल मिला होता है। तो ए वाला आंसर ठीक है इसका। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः क्या होती है? तो मीथेन होती है, प्रोपेन होती है, एथिलीन होती है, ब्यूटेन होती है। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो मुख्यतः इसमें कई चीज़ होती हैं, मीथेन होती है, प्रोपेन भी होती है और ब्यूटेन भी होती है। तो इसी वजह से इसका आंसर ई हो गया है।
अगला है ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ई इसका आंसर सही है, ई एक से अधिक। तो ग्रीन हाउस गैस में पृथ्वी के वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय आवरण अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर एवं उत्सर्जित करती है। इसमें प्रमुख कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन है। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन है, सभी हैं। तो ये आंसर इसका भी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है, तो क्या उत्पन्न होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या निकलता है? पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। डी आंसर इसका सही है। अगला 70 नंबर क्वेश्चन है, साबुन ग्रीज को काटता है स्कंदन द्वारा, अधिशोषण द्वारा, पायसीकरण द्वारा, परासरण द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पायसीकरण द्वारा काटता है साबुन, जो ग्रीज को काटता है पायसीकरण द्वारा। सी इसका आंसर सही है। तो साबुन ग्रीज को पायसीकरण द्वारा काटता है, ये ठीक है। 70 नंबर का। चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पे। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो पहला पदार्थ है, उसका उपयोग है। तो एस्पार्टम कहाँ यूज किया जाता है? संश्लेषित रबड़ है, फ्रेयॉन जो है प्रतिहिस्टेमिन है, नियोप्रीन जो है कृत्रिम मधुरक, बेनाड्रीन जो है प्रशीतक है। बताइए कौन सा है? तो एस्पार्टम जो कृत्रिम मधुरक है, तो 3 हो गया पहले का। और जो फ्रेयॉन प्रशीतक है, फ्रेयॉन, तो 4 हो गया ये। और नियोप्रीन जो है कृत्रिम रबर है, संश्लेषित रबर है ये, तो 1 हो गया, ये 2 होगा। तो 3 4 1 2, सी आंसर इसका सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो HCl की, HNO3 की, H2SO4 की, H2CO3 की, तो H2SO4 की होती है। सी आंसर सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अम्ल वर्षा होती है कारखानों से, पेट्रोलों से, कोयला जलाने से, लकड़ी से। तो कैसे अम्ल वर्षा होती है? तो बताइए। SO2 और NO2 किस में से निकलता है? तो कारखानों से भी निकलता है, पेट्रोल से भी, कोयला जलाने से भी निकलता है और लकड़ी से भी निकलता है। तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड है एवं नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। तो इनका उत्सर्जन होता है ईंधन दहन से होता है, जिसमें प्रदूषकों का उत्सर्जन जो है कारखानों से निकलता है, पेट्रोलों से निकलता है, कोयला जलाने से निकलता है। तो एक से अधिक सही है इसमें, तो इसमें ई होना चाहिए था आंसर। एक से अधिक है, एक से कोई नहीं, तो यही सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ क्या होता है? ठोस पानी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, निर्जल बर्फ, ठोस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो बी सही है इसका, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। सी आंसर सही है। देखिए फिर आ गया ये। तो शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस बर्फ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। बी आंसर से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। कि निम्न में से किसे बुझा हुआ चूना कहते हैं? 77 नंबर क्वेश्चन है। तो CaO, CaCO2, CaOH2, CaCl, तो किसको बुझा हुआ चूना कहते हैं? तो ये बताना है हमको। तो CaO को बुझा हुआ चूना कहते हैं। ए आंसर सही है, 77वां का ए होगा। CaO। तो बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaO है। ए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? CaO, CO2, O2, O3, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो जो चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो CO2 द्वारा दूधिया हो जाता है। बी आंसर सही है। जो लाइम वाटर, चूने के पानी को लाइम वाटर कहते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनु जलीय विलयन का सामान्य नाम है ये,
जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करते हैं तो चूना का पानी दूधिया बन जाता है। तो ठीक है, CaOH ट्वाइस प्लस CO2 इक्वल टू CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O बनता है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? चूना पत्थर है, सिलिका है, जिप्सम है, राख है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो एक से अधिक है, तो इसमें ढेर सारी चीज़ आते हैं सीमेंट के घटकों में। तो उसमें चूने का पानी भी होता है, जिप्सम भी होता है, सिलिका भी होती है, अब तो राख भी मिलाने लगे हैं। तो ई आंसर इसका सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है कि नाइट्रिक अम्ल होता है कि आसुत जल होता है? तो ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, बी है, H2SO4 होता है। कार की बैटरी में प्रयुक्त होने वाला अम्ल जो है H2SO4 है, डी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो हीरा में, ग्रेफाइट में, कोयला में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में कोई ऐसा नहीं जिसमें कार्बन ना हो, तो डी आंसर सही है इसका। अगला निम्न में से सबसे सख्त हार्ड क्या है? तो हीरा है, ग्लास है, कार्टेज है, प्लेटिनम है। सबसे हार्ड जो है हीरा है, ए आंसर सही है। अगला है, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं को के परिरक्षण हेतु प्रयोग होता है? तो क्या है? तो साइट्रिक एसिड है, पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम बेंजोएट है। सोडियम क्लोराइड और सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं, सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि पारद धातु मिश्रण है, तो पारद धातु किसका मिश्रण है? 85 नंबर का। तो अति रंगीन मिश्र धातु होती है, कार्बनिक मिश्र धातु होती है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है, अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक क्षमता वाली मिश्र धातु होती है। तो ये सी आंसर सही है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है? कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस का मिश्रण है। तो मीथेन है, सी आंसर सही है इसका, मीथेन होता है। अगला क्वेश्चन है, 87 नंबर क्वेश्चन है कि बायोगैस का निम्नलिखित में से कौन सा अवयव प्रमुख होता है? तो प्रमुख अवयव पूछ रहा है, तो ये है मीथेन होता है इसमें। सबसे जो प्रमुख अवयव होता है तो उसमें मीथेन ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न धातुओं में कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है? तो कौन सा ऐसी धातु जो सामान्य ताप पर द्रव होती है? तो सीसा है, पारा है, निकिल है, टीन है। तो पारा है वो, बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जो ठोस कपूर होता है, कपूर वाष्प बनाने की क्रिया क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं, पिघलना कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको? तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, डी आंसर सही है, ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन है कि पीतल के बर्तन को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है, तो क्या है? तो जो पीतल का बर्तन को कलई करते समय बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाला अमोनियम क्लोराइड के चूर्ण से निकलने वाला धुआं क्या है? तो अमोनिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्लोरिक एसिड हाइड्रोजन का, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। तो इसमें अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है, डी आंसर सही है। याद रखिए इसको, जो बोल रहा हूँ मैं सब याद रखना है, पूछ सकता है इसको। तो नींबू खट्टा किस कारण होता है? पूछ रहा है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण नहीं होता, एसिटिक अम्ल के कारण भी नहीं होता, ट्रैटिक अम्ल के कारण भी नहीं होता, सैट्रिक अम्ल के कारण होता है। तो डी आंसर सही है 91 नंबर का। अगला कारण है कि वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? वाहनों से निकलने वाली गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो कौन सी गैस निकलती है वाहनों से? तो जो गाड़ी चलती है उससे कौन सी गैस निकलती है? तो उसमें तो कई गैस निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो इसका कोई उस तरह से उत्तर नहीं होगा, तो इसका स्टार मान लेते हैं। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या इसमें बढ़ाया जाता है? तो कार्बन की मात्रा, मैग्नीज की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा, क्रोमियम की मात्रा। बताइए किसकी मात्रा इसमें बढ़ाई जाती है? तो स्टील को मजबूत बनाने के लिए या कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन की मात्रा इसमें बढ़ाई जाती है। तो ए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? तो रेडियम का खनिज कौन सा? तो इंपॉर्टेंट है, इसको पूछता है, यूपीएससी में पूछा है इसको। तो चूना पत्थर, पिच ब्लेड, रूटाइल, हेमेटाइट। तो किसका यूज किया जाता है?
तो पिच ब्लेड जो होता है, पिच ब्लेड का यूज करते हैं, बी आंसर सही है इसका। अगला है तैरने के समय, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है अवरक्त किरण से, क्लोरीन के कारण, ऊष्मा के कारण, पराबैंगनी किरण के कारण। तो किस कारण जल जाती है? तो क्लोरीन के कारण जल जाती है, इसका बी आंसर सही होगा, क्लोरीन। तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्योंकि तालाब में शुद्धिकरण के लिए Cl2 मिलाया जाता है। क्लोरीन की अधिकता के कारण शरीर में त्वचा जल जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो जो हाइड्रोजन जलता है उससे क्या बनता है? तो ऑक्सीजन बनता है, या राख बनती है, या मिट्टी बनता है, या पानी बनता है? तो बताइए क्या बनता है? तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनता है, डी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, सोने को घोला जा सकता है तो सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो सोना कहाँ घुलता है? सोना जो घुलता है उसको कहते हैं एक्वारेजिया में घोला जाता है। तो एक्वारेजिया किसका बना होता है? तो एक्वारेजिया होता है सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, सांद्र जो होता है नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बनता है। 1:2:3 का होता है उसमें। तो उसमें होता है, क्या होता है, HN3 होता है, HNO3 क्या होता है उसका फार्मूला याद नहीं आ रहा है, मगर उसमें जो होता है सांद्र नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो नाइट्रिक एसिड का फार्मूला याद, तो HNO3, हाँ झूठे काट दिए इसको, HNO3 1:3 के अनुपात में होता है वो। तो HNO3 1:3 के अनुपात में होता है। 3 क्या होता है? ये 1 होता है, और HCl 3 होता है। तो 1:3 के अनुपात में होता है। तो एक्वाराइजा तो इसी में घुलता है, देखिए लिखा तो है 1.3 मिश्रण होता है। अतः इसके में प्रश्न विकल्प में कोई सही नहीं है, जो कोई है ही नहीं। तो ठीक है, इसमें स्टार मार लेते हैं इसको। तो एक्वाराइजा घुलता है, एक्वाराइजा किसका बनता है? HNO3 का बनता है और HCl का बनता है, 1:3 का अनुपात। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। किससे अभिक्रिया करता है? तो दृश्य प्रकाश से नहीं, कांच की सोडियम ऑक्साइड से तो नहीं, कांच की एल्युमिनियम ऑक्साइड से भी नहीं, कांच की सिलिका डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। तो डी आंसर इसका सही है। 99वां क्वेश्चन है कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु में भूरे उसके ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, तो वो धातु क्या है? तो जो हरे रंग का बनती है वो धातु क्या है पूछ रहा है। तांबा है, चांदी है, निकिल है, जस्ता है। तांबा का होता है वो। यह वायु में थोड़ी देर रखने के बाद तांबा धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वस्तुतः यह वायु में तांबे के ऑक्सीकरण का एक परिणाम है। धातु के ऊपर है, किसी धातु के ऊपर है, यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, तो वो परत कौन सी है? तो तांबा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 100 नंबर का, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो स्ट्रांसियम है, सोडियम है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो क्या है वो? तो स्ट्रासियम है वो। तो ए आंसर सही है, स्ट्रासियम। याद रखिएगा, पूछ देगा इसको। स्ट्रासियम लवणों में स्ट्रासियम नाइट्रेट होता है, स्ट्राटियम कार्बोनेट होता है, स्ट्रासियम सल्फेट होता है, तो स्ट्रासियम होता है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक क्या है? नमक है, नाइट्रो हाइड्रोकार्बन है, समृद्ध हाइड्रोकार्बन है, एस्टर है। तो क्या है वो? तो एस्टर है, डी आंसर सही है। नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू LPG सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किया जाता क्योंकि? घरेलू LPG सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किया जाता क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं। ये LPG, ये जो है LPG सिलेंडर में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते, इनका प्रयोग निरापद नहीं है, ये LPG द्वारा चोक हो जाते हैं। तो क्या है इसका? तो LPG द्वारा चोक हो जाते हैं ये, डी आंसर सही है।
एलपीजी में अत्यधिक दाब पर संपीड़ित गैस को द्रवीकृत किया जाता है। इसमें दाब मापने वाले से दाब मापक को चूक हो जाने की संभावना रहती है, अतः दाब मापक प्रदान नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। तो चूने का पत्थर, पिच ब्लेड, मोनाजाइट, हेमेटाइट। हेमेटाइट द्वारा किया जाता है, डी आंसर सही है, हेमेटाइट द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो अगला है विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है। विरंजक चूर्ण के लिए बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो जल में अधिक विलेय होता है, तो विरंजक चूर्ण जल में नहीं विलेय होता, अधिक विलेय नहीं होता। हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ठीक है। ऑक्सीकारक है, तो ये भी ठीक है। तनु अम्ल की असत्य बताना है हमको, तो तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, तो ये भी ठीक है। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर क्वेश्चन है कि जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको, तो प्रगलन कहते हैं, भर्जन कहते हैं, कैल्सीकरण कहते हैं, झाग प्लवन कहते हैं। उपरोक्त से कोई नहीं, एक से अधिक। तो जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे प्रगलन कहते हैं, ए आंसर सही है इसका। प्रगलन ऐसी क्रिया है, प्रगलन की क्रिया में अयस्क के अपचयन से उच्च ताप पर धातु प्राप्त की जाती है। इस प्रक्रिया में धातु संगलित या मिश्रित या शुद्ध अवस्था में प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है जस्ते से एक आयतन भाग को दो आयतन भाग तांबा से मिलाकर पीतल बनाते हैं, तो पीतल का घनत्व कितना होगा। तो जस्ते से एक आयतन भाग को घनत्व जिसका 7100 है मीटर क्यूब है, को दो आयतन तांबा जिसका घनत्व 8900 किग्रा प्रति मीटर क्यूब है से मिलाकर बनती है, तो उसका घनत्व कितना होगा। तो घनत्व कितना होगा उसका, तो घनत्व के लिए 3 गुणित पीतल बराबर 1 भाग जस्ता प्लस 1 भाग तांबा, तो होता है 1 गुणित 7100 हो जाएगा प्लस 2 2499 बटे में 3 8300 kg होगा। तो बी आंसर सही होगा 8300। जो 2 है उसको 2 से गुणा कर दिए हैं, जो 1 है 1 है, बाकी जो 3 पीतल से 3 से डिवाइड कर दिए हैं उसको, ठीक है। चलिए 8300 हो गए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पीतल के घटक हैं। तो निम्न में से पीतल घटक कौन से हैं बताइए। जस्ता है, तांबा है, लोहा है, जस्ता है, तांबा है, निकिल है, लोहा है। तो लोहा वाला जितना उसको काट दीजिए, जस्ता और तांबा निकिल वाला भी काट दीजिए, तो ए है जस्ता और तांबा, तो ए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि क्या कहलाती है। तो जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि क्या कहलाती है। 108 नंबर क्वेश्चन है। तो बर्तन को ऋण ध्रुव बनाया जाता है, शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। बर्तन को धन ध्रुव और जस्ते को ऋण ध्रुव बनाया जाता है, तो उसका सी आंसर सही है कि बर्तन को ऋण ध्रुव बनाया जाता है और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है, तो सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि 109 नंबर का जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो जंग लगे लोहे के वजन में कौन सा परिवर्तन होता है। यह लंबे समय तक बढ़ता है, यह पहले घटता है और फिर बढ़ता है, यह पहले बढ़ता है फिर घटता है, एक समान रहता है, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो क्या होता है, तो यह लंबे समय तक बढ़ता है, ए आंसर सही है। तो जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है, तो वो लंबे समय तक वजन इसका बढ़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो किसकी है। लोहा और निकिल की है, लोहा और क्रोमियम की है, लोहा और तांबे की है, या लोहा और जस्ते की है। तांबे और क्रोमियम की है, तो किसकी है। तो स्टेनलेस जो स्टील बनता है उसमें कार्बन होता है प्लस निकिल होता है, तब क्रोमियम होता है, तब बनता है एक स्टेनलेस स्टील। तो एफ के साथ मतलब फिर लोहे के साथ कार्बन होता है, फिर निकिल होता है, फिर क्रोमियम होता है, तब निश्चित अनुपात में इसको मिलाते हैं, तब एक स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है जो कठोर होता है और उस पर जंग नहीं लगता। तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है कार्बन,
कार्बन तो है ही नहीं इसमें कहीं, तो ई इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जो लोहे के साथ कार्बन मिलाते हैं, निकिल मिलाते हैं, प्लस क्रोमियम मिलाते हैं, या फिर पहले से होता ही है, तो इतना सब मिलाते हैं तब बनता है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है तो किसकी मिश्र धातु है? फिर से पूछ दिया। तो लोहे और निकिल की, लोहे और क्रोमियम की, तांबे और क्रोमियम की, लोहे और जस्ते की, तो एक्सप्लेनेशन इसका एक बार पढ़ लीजिए, समझ में आएगा आपको। दो या दो से अधिक धातुओं के सामंगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, जो धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाते हैं। लोहे मूक धातु के साथ कार्बन, निकिल, क्रोमियम को निश्चित अनुपात में मिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, जो कठोर होता है और जंग नहीं लगता। तो ठीक है, तो इसमें भी ई होगा, ई आंसर होगा। अगला है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, 3 बार इसी को पूछ लिया। तो लोहा और क्रोमियम है, तो इसमें देखिए लोहा और क्रोमियम को मान सकते हैं, चलिए ठीक है, निकटतम है, अगर 3 बार दे दिए तो दिए गए विकल्प में निकटतम सी इसको मान लिया, लोहा और क्रोमियम। मगर लोहा, क्रोमियम, निकिल प्लस कार्बन तब जाके बनता है स्टेनलेस स्टील। तो अगर इनमें से कोई नहीं अगर ऑप्शन है, ई वाला ऑप्शन अगर नहीं है तो आप इसको मार सकते हैं, ई वाला इसमें ऑप्शन नहीं है, तो सी को मार सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे ऋणात्मक आवेश होता है? किस पे ऋणात्मक आवेश होता है? तो गामा किरण पे होता है कि अल्फा अल्फा पे होता है? अल्फा जो किरण, अल्फा जो बनता है, अल्फा पे 2 प्रोटॉन से बनता है, 2 प्रोटॉन जो होता है तो अल्फा बनता है। प्रोटॉन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। ये ऋणात्मक पूछ रहा है, तो कौन ऋणात्मक है बताइए? तो जो बीटा किरण होती है वो ऋणात्मक होती है, सी इसका सही आंसर है। रेडियो एक्टिव पदार्थ अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकालते हैं। अल्फा धनावेशित होता है, बीटा ऋणावेशित होता है, गामा उदासीन होता है। तो ठीक है, तो बीटा जो है ऋणावेशित होता है, आंसर है सी, सी आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए होता है? तो निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए होता है? 28, 287, 288, 2882 किसके लिए होता है बताइए? तो जिसमें तो जिस वाले में जिसका देखिए, इसकी अक्रिय गैस कैसे बनी है? जिसकी वैलेंसी पूरी है, 28 है, इसकी वैलेंसी पूरी है, अक्रिय गैस हो गया। हाइड्रोजन में 27 है, एक रिएक्टिव है, 7 है। अक्रिय गैस आर्गन है, ये नियॉन थी, ये आर्गन है, तो देखिए 8 इसकी वैलेंसी पूरी है। 2882 इलेक्ट्रॉन संरूपण क्षारीय मृदा धातु है ये, तो 2882 जो होती है, तो याद रखिए 2882, डी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है CO समूह का आबंध क्रम क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का समूह का आबंध क्रम क्या है? 1 है, वो 2.5 है, 3.5 है, 3 है, तो 3 इसका है, डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो द्रव्यमान संख्या जो होती है, प्रोटॉन की संख्या जो होती है उसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या नहीं कहते उसको, परमाणु क्रमांक कहते हैं प्रोटॉनों की संख्या को, द्रव्यमान संख्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन जो हैं, तो इन्हीं की संख्या को कहेंगे, तो 4 हो जाएगा। तो परमाणु जो उसका भार होगा या द्रव्यमान संख्या जो होगी वो 4 होगी, तो ठीक है, 4 आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो त्रिभुजा, पिरामिड, अष्टफलीय, समतलीय, चतुष्फलीय, तो क्या होता है? तो अष्टफलीय होता है, तो डी इसका बी आंसर सही है, अष्टफलीय होता है ये सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, तो बी आंसर अष्टफलीय होता है। 118वां क्वेश्चन है कि एक तत्व एक्स की बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो एक तत्व एक्स की बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो बताइए, अगर वैलेंसी पढ़े हैं आप तो इसको बताइए कि हाइड्रोजन का कौन सा बनेगा इसमें। तो इसकी बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 हाइड्रोजन से जुड़ेंगे वो, तो यक्स पे निगेटिव 4 है, ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन पॉजिटिव आएंगे इसमें, तो क्या होगा, यक्स को 4 आएंगे, तो क्या करेंगे, यक्स H4 हो जाएगा ये, तो डी हो जाएगा आंसर इसका। अगले क्वेश्चन है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या होती है,
तो बेंजीन में सिग्मा और पाई बांड की संख्या कितनी होती है? तो 12, उसमें जो पाई बांड सिग्मा बांड होते हैं और 3 जो है पाई बांड होते हैं। सी आंसर सही है। पाई बांड होते हैं इसमें 12 और सिग्मा बांड जो होते हैं इसमें 3 होते हैं। नहीं, उल्टा लिख दिया मैं। जो सिग्मा बांड है वो 3 होते हैं, पाई बांड उसमें सिग्मा बांड 12 होते हैं भाई, अब पाई जो होते हैं 3 होते हैं। ठीक है, सिग्मा बांड 12, पाई पाई बांड 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर का, शुद्ध जल में नमक घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। अगला है, जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। तो कौन सा सही आंसर है आपको बताना है। तो पहला जो इसका सही कथन है, पहला है शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ता है मगर उसका हिमांक घट जाता है, तो ये बात सही है। दूसरा है कि जल में मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, तो ये सही है। तो ठीक है, इसका डी आंसर सही है। एक और दो दोनों ठीक है। तो किसी मिथाइल अल्कोहल डालने से उसका क्वथनांक घटता है, नमक डालने से क्वथनांक बढ़ता है, बट हिमांक कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारी पानी वह पानी है जिसका तापमान 4 डिग्री पर स्थिर रखा जाता है, जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम के अविलेय लवण होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, जिसका ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। तो कौन सा सही उत्तर बताना है आपको। जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, तो सी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर क्वेश्चन है कि किस परमाणु नाभिक का आइसोटोप एक नाभिक है जिसमें, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप जो है वह नाभिक है जिसमें, आइसोटोप बताना है। आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप जो होता है समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक, तो जिसमें प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या भिन्न होती है। तो कौन सा सही इसमें है? तो इसका बी आंसर सही है। प्रोटॉनों की संख्या वही होती है, प्रोटॉनों की संख्या जो होती है परमाणु क्रमांक होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। जब परमाणु जो द्रव्यमान होता है जो परमाणुओं का, वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के मिलने से बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दूध उदाहरण है। तो दूध किसका उदाहरण है? कोलाइडी विलयन का। विलयन का है, कोलाइडी विलयन का है, इमल्सन का है, वायु विलयन का। तो कोलाइडी विलयन का उदाहरण दूध है। कोलाइडी विलयन विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें कई चीज़ मिक्स होता है मगर हमको दिखाई नहीं देता, आँख से लगता है कि एक ही मिश्रण है। तो दूध आँख से देखें तो पता नहीं चलेगा क्या क्या मिश्रण है उसमें, मगर वो कोलाइडी विलयन होता है। ठीक है, तो कोलाइडी विलयन। इमल्सन क्या होता है? जो फेस क्रीम इमल्सन का उदाहरण है। इस प्रकार दूध इमल्सन है, दूध इमल्सन भी है, ये भी ध्यान दीजिए। अगर कोलाइडी विलयन दिया है सिर्फ कोलाइडी मारेंगे, अगर इमल्सन भी दिया तो इमल्सन भी हमको मानना पड़ेगा। याद रखिएगा, इमल्सन जो है वो भी कोलाइडी विलयन की तरह होता है, जैसे फेस क्रीम होता है, इमल्सन का उदाहरण है। इस प्रकार दूध इमल्सन है जो एक तरह का कोलाइडी विलयन है। अतः प्रश्न में बी और सी दोनों उत्तर सही हैं। तो ठीक है, कोलाइडी विलयन की तरह ही इमल्सन होता है, इमल्सन। तो दूध दोनों की प्रॉपर्टी रखता है, कोलाइडी विलयन की और इमल्सन की, याद रखिएगा इसको। अगला है कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? जो कार्बोहाइड्रेट जब अपघटन होता है तो अंतिम रूप से क्या बनता है उसमें? तो ग्लूकोज बनता है। सी सही है, ग्लूकोज बनता है। अमीनो अम्ल नहीं बनता, माल्टोज भी नहीं बनता, ग्लूकोज बनता है ये, जो कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है 125 नंबर का कि अल्कोहलिक खमीर जो फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद प्रोडक्ट क्या होता है? अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या होता है? तो पाइरूविक एसिड होता है, एसिटिल्डिहाइड होता है, इथाइल अल्कोहल होता है, या फार्मिक एसिड होता है। तो इथाइल अल्कोहल होता है इसका। सी आंसर सही है, याद रखिएगा। अल्कोहलिक खमीर का अंतिम उत्पाद जो होता है इथाइल अल्कोहल होता है। ठीक है, 126 नंबर क्वेश्चन है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जा सकता है? तो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो माल्टेज होता है, इनवर्टेज होता है,
जाइमेज होता है, डायस्टेज होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, तो किससे बदल दिया जाता है उसको? तो जाइमेज के द्वारा बदला जाता है। तो जाइमेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदल दिया जाता है। ये ऊपर इसका फार्मूला लिखा हुआ है, ये वाला देखिए। C2H12O6 को जाइमेज की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तो 2CO2 बनता है, जो इथाइल, तो 2C2H5OH प्लस 2CO2 बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है। ठीक है। 127 नंबर क्वेश्चन है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? जो शक्कर को किण्वित करते हैं तो क्या बनता है? तो इथाइल अल्कोहल बनता है इससे। तो वही ऊपर वाला ही है ये। तो ए इसका आंसर चाहिए, इथाइल अल्कोहल बनता है। ए इथाइल अल्कोहल बनता है, इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O11। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है बताइए? C6H10O5, C6H12O6, C6H6O6। तो इसका सी आंसर सही है कि C6H12O6 होता है, C6H12O6 होता है इसका सूत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो यूरिया में क्या उपस्थित होता है? तो यूरिया का जो सूत्र होता है CONH2, जो ट्वाइस होता है। तो कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है और हाइड्रोजन होता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो डी आंसर इसका ठीक है। ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अपमार्जक डिटर्जेंट क्या होते हैं? तो डिटर्जेंट क्या होते हैं बताइए? डिटर्जेंट क्या होते हैं? साबुन होते हैं, औषधि होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं, शोधन अभिकर्ता होते हैं। तो क्या होते हैं? तो शोधन अभिकर्ता होते हैं। डी आंसर सही है इसका। सफाई कार्य के लिए प्रयोग होने वाले पदार्थ साबुन एवं अपमार्जक कहलाते हैं। साबुन एक एवं अपमार्जक कहलाते हैं। वास्तव में हम जिस साबुन का उपयोग वर्षों से कर रहे हैं वह अपमार्जक की श्रेणी में ही आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो वनस्पति तेल, मोबिल तेल, केरोसिन तेल, कटिंग तेल। तो कौन सा तेल साबुन बनाने में यूज होता है? तो वनस्पति तेल होता है। ए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? पीतल में तांबा, निकिल, निकिल जस्ता, मैग्नीशियम जस्ता, तांबा और जस्ता। तो डी आंसर सही है। तो तांबा को कॉपर भी कहते हैं, तो कॉपर प्लस जस्ता होता है, ये जिंक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि तीसरा और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो वो बेसिक और एसिड होते हैं। बेसिक होते हैं, एसिड होते हैं या उदासीन होते हैं। तो क्या होते हैं वो? तो बेसिक और एसिड दोनों होते हैं वो। ए आंसर सही है उसका। अगला क्वेश्चन है 134 नंबर का कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, उपरोक्त में सभी। तो वो उपरोक्त में सभी उत्सर्जित करते हैं, अल्फा बीटा गामा तीनों उत्सर्जित करते हैं। ठीक है। हाल ही हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक हो क्या है? तो नाइट्रोजन है। डी सही 78% के आसपास है। वायु एक क्या है? यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, विद्युत अपघट्य है। तो वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। सी आंसर सही है, एक मिश्रण है। अगला है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन क्या होता है? एलिथ्रीन होता है, एट्रोपिन होता है, 2-आइसोप्रोपाक्सीफिनाइल होता है, बेंजीन हेक्सा क्लोरोफिन होता है। तो मच्छर भगाने वाले में क्या होता है बताइए? तो उसमें एलिब्रिन होता है। ये सही है। एलिथ्रीन है, ब्रिन नहीं है, एलिथ्रीन है। एलिथ्रीन होता है। एलिथ्रीन नामक यौगिक मच्छर भगाने वाली दवाई में सक्रिय होता है। अगला है, जल की कठोरता, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो पहला कैल्शियम कार्बोनेट है, दूसरा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होते हैं। तो बी वाला आंसर इसका सही है, मगर और ऑप्शन देख लेते हैं इसका। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फाइड और सल्फेट होते हैं, यही कारण है उसका। सोडियम तथा अगला क्या है? सोडियम तथा पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट होते हैं। तो नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बी आंसर सही था इसका कि कठोर पानी वह है जो अपमार्जक साबुन लगाने पर झाग सहजता से उत्पन्न नहीं करता। इसका मुख्य कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट हैं। तो याद रखिएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट होते हैं। इसके कारण ही पानी नमकीन भी होता है, जो इसमें सोडियम भी थोड़ा मिक्स हो जाता है तो नमकीन हो जाता है पानी।
जो समुद्र के पानी में होता है, ठीक है। तो हास्य गैस क्या है, बताना है हास्य गैस क्या है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन पेंटाक्साइड है, नाइट्रोजन परऑक्साइड है, नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड है। तो नाइट्रस ऑक्साइड डी है, डी इसका आंसर। नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है N2O होता है, ठीक है। ये उसमें एनेस्थीसिया देने में भी काम आता है, इसका प्रयोग एनेस्थीसिया के रूप में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड है वो, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड है, बी सही है, N2O, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो त्वचा कैंसर किससे होता है। ध्वनि प्रदूषण, वैश्विक तापन, ओजोन छिद्र। तो त्वचा कैंसर किससे होता है, पराबैंगनी किरण से, 2 हो गया। ध्वनि प्रदूषण किससे होता है, डेसिबल से, तो 3 हो गया। वैश्विक तापन किससे होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ओजोन छिद्र होता है, तो 1 हो गया यहाँ पे। कार्बन डाइऑक्साइड से 4 हो गया, तो 2 3 4 1, 2 3 2 3 4 1। वैश्विक तापन किससे होता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ऑप्शन क्या नहीं दिया है, तो 2 3 4 1, ठीक तो है, बी वाला सही तो है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत ऊर्जा पैदा हो की जाती है। तो वैद्युत ऊर्जा कैसे पैदा की जाती है, लोहा से, एल्युमिनियम से, तांबे से, यूरेनियम से। तो यूरेनियम से, डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा के घटक हैं। तो अम्ल वर्षा के घटक जो हैं HNO3 है और H2SO4 है, डी इसका आंसर होगा, दोनों हैं, ए और बी दोनों हैं। अगला है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है। तो आइसोप्रीन का होता है, स्टाइरीन का होता है, बिनाइल एसीटेट का होता है, या प्रोपीन का होता है। तो किसका होता है रबर, तो आइसोप्रीन का होता है वो बहुलक। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन होता है, आइसोप्रीन याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है, पूछेगा जरूर। आइसोप्रीन जो होता है प्राकृतिक रबर का बहुलक है, आइसोप्रीन। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है। तो किस में व्यक्त किया जाता है पेट्रोल की गुणवत्ता को, तो सीटेन संख्या द्वारा, ऑक्टेन संख्या द्वारा, ब्यूटेन संख्या द्वारा, रेनॉल्ड संख्या द्वारा। तो किस संख्या द्वारा पेट्रोल का जो किया जाता है, तो ऑक्टेन संख्या द्वारा किया जाता है। तो बी आंसर सही है, ऑक्टेन संख्या, ऑक्टेन नंबर। तो पेट्रोल की गुणवत्ता मापते हैं कि कितना बड़ी, जितना अधिक ऑक्टेन नंबर होता है उतना बढ़िया पेट्रोल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, CNG का मुख्य घटक क्या है। कंप्रेस नेचुरल गैस का मुख्य घटक क्या है, CH4 है, डी आंसर सही है, मेथेन है। तो CNG धरती के भीतर पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, 80 से 90% मीथेन गैस होती है, CH4 होती है। मीथेन गैस पेट्रोल एवं डीजल की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड 70%, नाइट्रोजन ऑक्साइड को 87% और जैव गैसों को 89% कम उत्सर्जित करती है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है कहाँ पे, केरोसिन में, कांच में, मिट्टी में और सीमेंट में। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। जो ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है केरोसिन में होता है, ए आंसर सही है, ठीक है, मिट्टी का तेल जिसको कहते हैं। अगला है, एंटीबायोटिक औषधि का एक उदाहरण कौन सा है। तो एस्पिरिन है, पैरासीटामॉल है, क्लोरोक्वीन है, पेनिसिलिन है। तो पेनिसिलिन है इसका, डी आंसर सही है। और क्लोरोक्वीन जो दवाई है वो मलेरिया में शायद यूज होती है, क्लोरोक्वीन। जो पेनिसिलिन है एंटीजैविक है, एंटीबायोटिक है, जो क्लोरोक्वीन मलेरिया रोधी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है। तो सोडियम क्लोराइड को, पोटेशियम क्लोराइड को, रुबिडियम क्लोराइड को, अमोनियम क्लोराइड को। तो किसको एक साथ गर्म करने पे ऐसा बनता है, कोई पूछ रहा है। तो सोडियम क्लोराइड को, ये आंसर सही है इसका। सोडियम क्लोराइड को किसी भी एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने पर अम्ल निर्माण होता है। किसी भी पदार्थ के साथ इसे गर्म करें तो सोडियम क्लोराइड ही शेष बचता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जस्ते से बनता है। तो इस्पात बनता है, फर्नीचर बनता है, बैटरी बनती है और बस बनता है। तो क्या बनता है, तो विद्युत बैटरी बनती है जस्ते से, सी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है कि यूरेनियम से क्या बनता है। चम्मच बनता है, दवाई बनती है, बिजली बनती है या पैसा बनता है। तो बिजली बनती है, सी है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कोयले का उपयोग होता है जलाने में, खाने में, दीवार बनाने में, नाव बनाने में। तो भाई साहब ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा है जलाने में भाई। अगला है कि
हीरा अपरूप फॉर्म है किसका? किसका अपरूप फॉर्म हीरा है? कार्बन का है। सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है? नहीं। आसवन नहीं। क्रोमेटोलॉजी कहलाती है। सी आंसर सही है। ये भी नहीं है। तो क्रोमेटोलॉजी वर्णलेखन कहते हैं इसको। क्रोमेटोलॉजी की विधि तथ्य पर आधारित है। इसमें मिश्रण को अलग भी करते हैं, रंगों को अलग अलग छांटते हैं, कई चीज़ करते हैं इसे। तो देख लेते हैं, किसी मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को क्रोमेटोग्राफी या वर्णलेखन कहते हैं। क्रोमेटोलॉजी विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अवशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है। इस कारण से किसी अधिशोषक पदार्थ में विभिन्न दूरियों पर आवेशित होता है, तो इस प्रकार से पृथक कर लिया जाता है उनको। तो वर्ण कलर के द्वारा इसको अलग थलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक्सरे में वर्णाक्षर एक्स का मतलब क्या होता है? तो एक्स का मतलब पूछ रहा है कि किरण है, तो एक्सप्रेस है, अननोन अज्ञात है, इंफ्रारेड है, जीनोम है, जीनॉन है। तो क्या है ये एक्स? तो एक्स अननोन है। तो याद रखिएगा, ये बी आंसर सही है, इसका अननोन है। तो एक्सरे में एक्स का मतलब अज्ञात आदमी है, अज्ञात किरण है। धातु है कि एक्स किरण एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण है। यह चिकित्सा पद्धति आंतों के रोगों के निदान के लिए किया जाता है, एक्सरे का यूज। अगला क्वेश्चन है कि वाटर गैस का मिश्रण होता है, तो वाटर गैस किसका किसका मिश्रण है बताइए? तो CO प्लस H2, CO प्लस O2, CO प्लस N2, CO2 प्लस H2, तो CO प्लस H2 होता है। CO प्लस H2 को वाटर गैस कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको पूछ सकता है। CO प्लस H2 को वाटर गैस कहते हैं। CO प्लस H2 को वाटर गैस कहते हैं। 2 बार 3 बार रटेंगे, याद हो जाएगा। के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलक का कारक है। के कारण पानी उत्कृष्ट शीतलक का कारक है। तो कम क्वथनांक, उच्च क्वथनांक, उच्च विशिष्ट ऊष्मा और कम विशिष्ट ऊष्मा, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलक के रूप में कार्य करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। पानी एक शीतलक के रूप में कैसे काम करता है? तो पानी एक उत्कृष्ट शीतलक का कारण करता है। क्यों? उच्च विशिष्ट ऊष्मा होने के कारण, याद रखिएगा इसको। उच्च विशिष्ट ऊष्मा होने के कारण पानी एक शीतलक के रूप में कार्य करता है। तो जल होता है, न जल्दी गर्म होता है, न जल्दी ठंडा होता है, तो इस वजह से ये उच्च शीतलक के रूप में, उत्कृष्ट शीतलक एजेंट के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन 158 नंबर का है। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके नमक और पानी बनाते हैं। इन्हीं उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इन उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण क्या क्या है? तो CuO प्लस और ZnO है, Al2O3 है और ZnO3 है। Al2O3 है और CuO है, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो बी इसका सही आंसर है कि Al2O3 और ZnO उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, जो कि धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके नमक और पानी बनाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, उपरोक्त में से एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। तो डी इसका आंसर होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर गैस बनाते हैं, तो कौन सी गैस बनाते हैं? अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाते हैं? तो H2CO2, CO उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो बी इसका आंसर होगा, CO2 बनाते हैं। बी आंसर से CO2 बनाते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके CO2 बनाते हैं। तो ये जो है 68वीं BPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि HOOCOOH कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो बताइए कौन सा अम्ल कहा जाता है? कार्बोनिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, या उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑक्जेलिक अम्ल है ये। ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल में H2O4C2 होता है। H2O4C2 ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है। इसको C2H2O4 कहते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
अपने आपको 3 परख नलियाँ दी गई हैं, उनमें एक में आसुत जल है और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? बढ़िया क्वेश्चन पूछता है। तो अभी बताया था लाल लिटमस नीला कब होता है। तो अम्लीय माध्यम में लाल लिटमस का रंग नहीं बदलता है, जबकि क्षारीय माध्यम में लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो क्षारीय माध्यम में बदलेगा, तो सी इसका सही होगा, क्षार होगा वो। 162वां का जो है क्षार होगा, सी सही है। तो लाल लिटमस जो होता है वो जो है अम्ल में उसमें कुछ नहीं बदलता, मगर लाल जो होता है नो इफेक्ट। वहीं पे जो लाल है वो क्षार में जाता है जब, तो वो नीला हो जाता है, नीला। बड़ी का मतलब नीला हो जाता है, ठीक है। तथा उदासीन माध्यम में लाल लिटमस रंग नहीं बदलता, ठीक है। अगला है एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? सिरका के समान होती है। यही सही है, क्योंकि एसिटिक एसिड को सिरका भी कहते हैं। तो वही पूछने का इनका तरीका था, ये इनका सही है। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? क्यों नहीं बदलती यही बताना है हमको। तो HCl गैस निर्जलीकरण एजेंट के रूप में कार्य करता है? नहीं। सूखी HCl गैस की उपस्थिति में नीला लिटमस सूख जाता है। कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलते हैं। तो सी इसका आंसर सही है, सी सही है। अगला क्वेश्चन है लिटमस पेपर का रंग, एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। लिटमस पेपर का रंग जो होता है केवल हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्लोरिक आयन जैसे आयनों की उपस्थिति में ही बदलता है। HCl इन आयनों को केवल जलीय घोल के रूप में उत्पन्न कर सकता है, अतः शुष्क लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलता, क्योंकि इसमें H3O+ आयन मौजूद नहीं होता। अगला क्वेश्चन है विषम का पता लगाना है। अगला क्वेश्चन है कि विषम का पता लगाइए। तो फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग, कोयले का जलना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या विषम में पता लगाना? तो इसमें बताइए रासायनिक परिवर्तन कौन है? फल का पकना रासायनिक परिवर्तन है, सीमेंट की सेटिंग में रासायनिक परिवर्तन है, कोयले का जलना क्या रासायनिक परिवर्तन है? तो सभी रासायनिक परिवर्तन है इसमें, तो कोई इसमें विषम नहीं है, ठीक है। विषम का पता लगाना है तो कोई विषम नहीं है, तो ई इसका सही है, कोई विषम नहीं है इसमें, कोई विषम नहीं है। अगला क्वेश्चन है हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्न में कौन सा कथन सत्य है, बताना है। कौन सा कथन सत्य है बताइए। तो उसकी विद्युत चालकता समान होती है, पहला। उसके पास समान क्रिस्टल संरचना होती है, उनके पास समान डिग्री की कठोरता होती है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं है, ये आंसर सही है, सत्य कोई नहीं है इसमें। उनकी जो विद्युत चालकता समान नहीं होती, पहली बात यही है। उनके साथ उसके पास समान क्रिस्टल संरचना भी नहीं होती, उनके पास समान डिग्री का कठोरता भी नहीं होती, तो ग्रेफाइट हीरे से ज़्यादा कठोर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोलाइड कण के आकार की सीमा कितनी होती है? जो कोलाइड कण होते हैं उनके आकार की सीमा पूछ रहा है कितनी होती है ये। तो 10⁻⁻7 से 10⁻10 मीटर की होती है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं ये, तो इसीलिए वजह से दिखते नहीं आँखों से। अगला है कि क्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? तो अक्रिस्टलीय कार्बन पूछ रहा है कि इसका शुद्धतम रूप क्या है। तो लकड़ी का चारकोल, चीनी का चारकोल, अस्थित चारकोल, दीपक की कालिख। तो सबसे कौन सा इसमें सही है? तो दीपक की जो कालिख है वो अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है, डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक परमाणु प्रतीक द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। तो किसके प्रस्तावित विधि पर आधारित है आधुनिक जो परमाणु प्रतीक हैं? बोर के, बर्जेलियस के, डाल्टन के, थॉमसन के, उपयुक्त से कोई नहीं, एक से अधिक, तो बर्जेलियस के हैं, तो बी सही आंसर इसका, जो बी आंसर इसका सही है, बर्जेलियस के। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो इंपॉर्टेंट है रासायनिक से फिजिकल परिवर्तन, फिजिकल और नहीं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन इंपॉर्टेंट है, उसको बारीकी से पढ़ लीजिए, 3-4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, पूछेगा भी। तो रासायनिक विशेषता नहीं है, रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, तो क्या नहीं है भैया? अनुत्क्रमणीय होना, नए पदार्थ बनना,
में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना, ऊर्जा का अवशोषण होना, तो कौन सा है ये? रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो बताना है, बताइए। तो ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना, तो यही विशेषता नहीं है, क्योंकि जब भी रासायनिक क्रिया होती है तो उसमें या तो ऊर्जा चाहिए उसको, या तो ऊर्जा उसमें से विमुक्त होगी। ठीक है, तो जो रासायनिक परिवर्तन है उसमें क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होना होता है। तो वो जो होता है नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, रिवर्स दोबारा नहीं होगा। जैसे कि दूध से दही बन गया, तो अब दही से दूध नहीं बना सकते आप, तो अनुत्क्रमणीय होता है। नए पदार्थ बनते हैं, जैसे दूध से दही बन गया, दही नया पदार्थ बन गया। ठीक है, ऊष्मा का अवशोषण होना, तो ऊष्मा अवशोषित होती है, ये बात सही है। दूध जो जैसे थोड़ा हल्का गर्म होता है तो उसमें डाला जाता है, उसमें जमावन डालते हैं, तो उसमें डालते हैं, फिर वो धीरे ठंडा होता है और दही जो होती है जम जाती है, तो ऊष्मा का ह्रास होता है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेता है, क्या कहलाता है? तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक प्रक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? उसे जल शुष्कक कहते हैं, जल शुष्कक, ये आंसर सही है, उसको जल शुष्कक कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि CO रक्त में ऑक्सीजन के साथ संयोजन करता है, CO हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है, तो इसका बी आंसर सही है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को भी लेके जाता है, बहुत तेज क्रिया करता है, और CO उससे तेज क्रिया करता है और हीमोग्लोबिन में घुस जाता है, जिससे कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग जो क्षमता होती है एकदम से कम हो जाती है और दम घुटने लगता है आदमी का, तो इसका बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन नहीं है। अब 172 क्वेश्चन इसमें आए हुए थे, हमने 172 डिस्कस कर लिया है। तीनों हमने बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों इसका हमने डिस्कशन कर लिया है। वीडियो अपलोड हो जाएगी अभी, तो इसको देख लीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब इसके आगे बिहार स्पेशल का वीडियो आएगा। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।